हमारा टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ अ स्क्रू गेज। ठीक है, अब ये जो स्क्रू गेज है ये क्या डिवाइस है और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दैट कि हम लोग ये जो स्क्रू गेज है इसको पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्टडिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, तो हम ये जो स्क्रू गेज है इसको क्यों पढ़ रहे हैं, मैं आपको क्यों ये पढ़ा रहा हूं, इसको हम लोगों ने अभी समझना है। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे पहले आपको चीज को ध्यान में रखना है वो है कि ये जो स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये एक डिवाइस है। कैसी डिवाइस है, ये कुछ ऐसी सी दिखने वाली डिवाइस है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये डिवाइस कैसी होती है। ये डिवाइस कुछ इस तरह की होती है देखने में, इफ यू कैन सी ये कुछ इस तरह की डिवाइस है। इसमें ये एक मूवेबल स्क्रू है, ये स्क्रू घूम सकता है इसमें, इसको बोलते हैं हम स्क्रू गेज। ठीक है, गेज इसलिए क्योंकि जनरली ये चीजों की थिकनेस नापने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे पेपर या एल्यूमिनियम में मेटल की शीट्स। आपने नोटिस किया होगा घर में अलमारी अगर बनती है तो उसमें गेज की मोटाई पूछी जाती है, शीट कितने गेज की है, तो वो गेज रिप्रेजेंट्स थिकनेस। तार घर में वायरिंग होती है तो कितने गेज की वायर डली है, तो वो एक्चुअली में ये उन चीजों की थिकनेस नापता है। इसलिए इस डिवाइस को कहा जाता है स्क्रू गेज, क्योंकि ये स्क्रू के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। इसका जो प्रिंसिपल है, मैं भी इसकी पूरी वर्किंग बताऊंगा आपको। इसका जो प्रिंसिपल है स्क्रू गेज का वो है माइक्रोमीटर स्क्रू। दैट इज माइक्रोमीटर स्क्रू। ठीक है, वो इसका प्रिंसिपल है, इसके ऊपर ही ये पूरी वर्किंग इसकी बेस्ड होती है, माइक्रोमीटर स्क्रू के ऊपर। कैसे काम करता है और इसके क्या पार्ट्स हैं पहले हम वो समझते हैं। ठीक है, जो हमारे पास स्क्रू गेज होता है उसको अगर देखा जाए ध्यान से तो वो कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है, ये इस तरह का कुछ डिवाइस होती है। इसमें इस एंड को दिस इज कॉल्ड द स्टड। ठीक है, ये स्पिंडल कहलाता है। ठीक है, ये हमारा हॉलो सिलेंडर होता है, दिस इज द हॉलो सिलेंडर। दिस इज कॉल्ड द थिम्बल, दिस इज कॉल्ड द रैचेट। ठीक है, ये एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। दिस इज कॉल्ड द फ्रेम। ठीक है जी, अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें एक खास चीज होती है। इसमें यहां पर ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई होती है और उसके ऊपर मार्किंग्स होती है।
और यहां पर भी मार्किंग्स होती हैं इसमें ऐसे। ठीक है, यहां पर नंबर आपका 0 से एंड सो ऑन आगे ऐसे चल रहा होता है। इसमें 100 डिविजन होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको जो मैक्सिमम देखने को मिलेगा उसमें, इसमें ये आपका कहलाता है लिनियर या मेन स्केल। लिनियर स्केल या इसको पिच स्केल या इसको मेन स्केल, इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ये जो सिलेंड्रिकल यहां पर जो बना हुआ है ये, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर स्केल, या कई बार इसको हेड स्केल भी कहा जाता है। तो ये इसके नाम है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग बहुत सिंपल है। इट इज बेस्ड ऑन अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, आप नोटिस करो, जब भी आप एक पेज को घुमाते हो, ठीक है, मैं देखो पेज को ऐसे घुमाया, तो आप नोटिस करो पेज घूमता बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन आगे की दिशा में बहुत थोड़ा सा चलता है। इसका मतलब मैं इसके रोटेशनल मोशन को हॉरिजॉन्टल मोशन में जब कन्वर्ट करता हूं, तो मैं रोटेशनल मोशन ज्यादा रखते हुए भी हॉरिजॉन्टल मोशन को बहुत कम कर सकता हूं। और ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि मेरे स्क्रू के जो ये जो थ्रेड्स, इन्हें बोलते हैं थ्रेड्स, जैसे मैंने यहां पर बनाया ना ये स्क्रू के, इन्हें बोलते हैं थ्रेड्स। दीज आर कॉल्ड थ्रेड्स ऑफ अ स्क्रू। क्या बोलते हैं इनको, थ्रेड्स ऑफ अ स्क्रू। ये थ्रेड्स जितना पास पास होंगे, ये स्क्रू उतना ही कम डिस्टेंस चलेगा एक पूरे गोले में। इसी को कहा जाता है स्क्रू की पिच, यानी किन्हीं भी दो सक्सेसिव थ्रेड्स के बीच का जो गैप होता है, दैट इज नोन एज द पिच ऑफ अ स्क्रू। इसका मतलब ये जो गैप यहां पर रखा है, ये दिस इज द पिच ऑफ अ स्क्रू, द गैप बिटवीन टू सक्सेसिव थ्रेड्स ऑफ अ स्क्रू। या बेसिकली मैं कह सकता हूं, एक पूरा चक्कर घुमाने में स्क्रू जितना आगे बढ़ता है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पिच। गॉट इट? तो यहां पर जो पिच है हमारे पास, मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स वो आपको 1 मिलीमीटर मिलती है। और हमें कैसे पता चलता है, आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे, यहां पर इस पर लिखा हुआ है, देखो अब नजर आ रहा होगा शाइनिंग करते हुए, 25 इंटू 1 मिलीमीटर दिख रहा है सबको, नजर आ रहा है ना, 25 इंटू 1 mm, ये नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये 1 mm इसकी पिच है, यानी ये मैक्सिमम जो है, अब ये 25 क्या है, यानी ये मैक्सिमम 25 mm तक चीजों को नाप सकता है। दैट इज कॉल्ड इट्स रेंज। देखो दिखाता हूं मैं भी आपको, लेट मी ओपन इट अप, इसको कंप्लीटली खोल दूंगा, तो ये मैक्सिमम 25 mm तक चीजों को नाप सकता है। देखो उसके बाद रीडिंग गायब हो गई, 25 mm करते ही रीडिंग गायब, देखो। ठीक है, ये देखो, ये 25 mm के बाद खाली है, कुछ नहीं है आगे, इसके खत्म हो जाता है, ये खुल जाता है आगे, देखो ये खुल गया। ठीक है ना, सिलेंडर ही खत्म हो गया होलो वाला। तो ये इसकी रेंज कहलाती है। तो 25 mm इसकी रेंज है, 1 mm इसकी पिच है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पिच निकाल भी सकते हो आप, अगर लिखा हुआ मान लो ना हो। कई बार क्या करते हैं स्कूल वाले जो हैं, यहाँ पर जो होता है उस पर ये लिखा नहीं होता, वो इसको ग्राइंड करवा देते हैं ताकि आप लोगों को ना पता हो कि इसकी पिच क्या है, क्योंकि आपको पिच कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो आप पिच कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमको चाहिए होंगी। कौन कौन सी चीजें हैं इसमें? हमको चाहिए होगी क्या क्या, एक तो हमको चाहिए होगा इसमें पिच, एक चाहिए होगा लीस्ट काउंट। दोनों कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, आप मान लीजिए अपने इसको कहीं भी रखा आपने, मैंने इसको यहां रखा। ठीक है, तो मुझे इसके पिच स्केल पर 2 mm नजर आ रहा है। अब मैं आपको ये डायग्राम से बताऊंगा, क्योंकि इसमें आपको नजर नहीं आएगा, ये एक्चुअल में सामने देखने में ही बहुत बारीक बारीक होता है, तो कैमरे में तो क्या ही नजर आने वाला है आपको ये। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, मान लीजिए इस वाले हिस्से को ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये याद रखेंगे। ठीक है,
तो ये मेरे पास इसका सिलेंडर है जो हॉलो सिलेंडर है, ये हमारे पास हमारा सिलेंड्रिकल पोर्शन है। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है हॉरिजॉन्टल की। ये है 0, ये है 1 2 3 4 5 एंड 6, जस्ट यहाँ पर 6 है। ठीक है, सपोज मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां तक ऐसे खोल रखा था, तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहां पर नजर आ रहा है, मुझे पता है ये 5 की लाइन है, तो ये अगली वाली किसकी होगी, बिल्कुल जस्ट इसके बिल्कुल साथ सटी हुई जो लाइन होती है वो हमारी वैल्यू होती है। ठीक है, बिल्कुल जो नजर आ रहा है, बिल्कुल कोने पे नजर आ रही है मुझे, ये क्या है, 6 वाली लाइन है। तो मेरे पास इनिशियल रीडिंग जो हो गई हॉरिजॉन्टल की, मैं इसको सपोज x1 मान लेता हूं, तो मेरे लिए x1 की वैल्यू आ गई 6 mm, या 6 मान लो खाली। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको सपोज 5 बार घुमाता हूं, और जब मैं इसको 5 बार घुमाता हूं तो मैं नोटिस करूंगा कि ये जो मेरा स्क्रू है, ये ध्यान रखना यहां पर इसका 0 होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, 0 होना चाहिए यहां पर आपका। ठीक है, तो अब मैं नोटिस करूंगा कि मुझे यहां पर ये है 0 1 2 3 4। ठीक है, सपोज मैंने क्या किया, मैंने इसको 7 टाइम्स घुमाया। कितने टाइम्स घुमाया, 7 टाइम्स। कितने रोटेशन दिए, रोटेशन इज 7, 7 बार घुमाया, और फिर से यहां 0 आ जाना चाहिए सामने। ठीक है, 0 इस लाइन के बिल्कुल सामने, जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है इसके सामने रहना चाहिए 0 बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने काउंट किया, कितनी बार घुमा दिया मैंने, 7 बार। ठीक है, अब मेरे पास जो x2 की वैल्यू आई वो मुझे दिख रहा है कितना है, ये 10 11 12 13 13। ठीक है, तो मैंने इसको कितना चलाया वो मैं कैसे निकालूंगा, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा वो आएगा 13 - 6 यानी 7 मिलीमीटर। कितना चला ये, 7 मिलीमीटर चला। कितने बार घुमाने पर कितने राउंड्स दिए थे मैंने, 7। तो जो पिच होती है उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय स्क्रू, या इसका ये जो होता है ये स्पिंडल जो एनविल होता है वो, अपॉन नंबर ऑफ रोटेशंस। स्क्रू कितना डिस्टेंस चल रहा है उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ रोटेशन से। कितना डिस्टेंस चला, 7 मिलीमीटर, और कितने रोटेशंस दिए, 7। तो मेरे पास पिच कितनी आ गई, 1 मिलीमीटर। अगर आपके स्क्रू गेज पर ये ना लिखी हुई हो तो हम इस तरह से पिच कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करके तब भी आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, तो आप लिखी हुई देख लोगे, मोस्टली आपको लिखी हुई मिल जाती है, पर कई बार होता है ऐसा जिसपे ना लिखी हो, तो आप एक्चुअली में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट करी, पिच ऑफ अ स्क्रू गेज। तो मैंने पिच तो कैलकुलेट कर ली, अब बारी आती है इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने की। ठीक है जी, अब इसका लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अब हम वो समझते हैं। इसके लीस्ट काउंट के लिए आपको ये देखना होगा कि ये जो ये वाला सिलेंडर होता है, ये जिस पर हम सर्कुलर स्केल बोलते हैं, याद है ना, ये वाला स्केल सर्कुलर था, ये वाला लीनियर या हेड स्केल या पिच स्केल था। तो ये जो सिलेंडर के ऊपर ये जो गोले पे गड़े हुए होते हैं, ये 100 मोस्टली आपको मिलेंगे। कितने गैप्स मिलेंगे आपको, 100 डिविजन्स मिलेंगी इसके अंदर। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिविजन्स हम पहले पढ़ेंगे कितनी लिखी हुई है उसके ऊपर। तो नंबर ऑफ डिविजन्स मैक्सिमम टाइम्स ये होती है 100। जैसे मेरे पास जो स्क्रू गेज है उस पर ये कितने डिविजन्स है, 100 डिविजन्स हैं स्क्रू गेज पर। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डिविजन्स इज इक्वल टू 100। मैं पिच निकाल चुका था, कितनी थी, 1 मिलीमीटर। तो जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज, उसका फॉर्मूला होता है पिच अपॉन
नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, ये जो सर्कुलर स्केल डिविजन्स हैं इसके नंबर से। तो मैंने लिखा था 1 मिलीमीटर और कितनी डिविजन्स है मेरे पास 100, तो 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो लीस्ट काउंट है मिलीमीटर में लिखो तो कितना होता है 0.01, सेंटीमीटर में लिखो तो कितना होता है 0.001। अब देखो इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, 0.01 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -5 मीटर, क्योंकि 0.01 सेंटीमीटर है, यानी 10 की पावर -3 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो -2 और आ जाएगा 10 की पावर -5। या इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, और 10 की पावर -6 मीटर को माइक्रोमीटर कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड अ माइक्रोमीटर। तो 10 माइक्रोमीटर, म्यू एम, म्यू स्टैंड्स फॉर माइक्रोमीटर। ये जो वैल्यू है इसको पढ़ा जाता है माइक्रोमीटर। और यही कारण है इसका जो प्रिंसिपल था, क्या कहा जाता था, ये किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन अ माइक्रोमीटर स्क्रू, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है उसका ऑर्डर माइक्रोमीटर का होता है। इट हैज द ऑर्डर ऑफ अ माइक्रोमीटर, इसलिए इस स्क्रू के प्रिंसिपल को माइक्रोमीटर स्क्रू कहा जाता है। समझ आया सबको? इस तरह से हम ये माइक्रोमीटर स्क्रू का कॉन्सेप्ट यहां से समझते हैं कि इसे माइक्रोमीटर स्क्रू क्यों कहा जाता है। तो हमने इसकी पिच निकाली स्क्रू गेज की, दैट वाज 1 मिलीमीटर, और इसका जो लीस्ट काउंट आया वो आया 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। यहीं तक याद रखना है। ये तो मैंने एडिशनल बताया कि माइक्रोमीटर स्क्रू क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए तो यू शुड बी एबल टू आंसर, क्योंकि ये चीज बुक में नहीं मिलेगी लिखी हुई आपको कि क्यों ये माइक्रोमीटर स्क्रू कहा जाता है। बस इतना लिखा हुआ, इट इज कॉल्ड अ माइक्रोमीटर, दैट्स इट। ठीक है, तो मैंने उसका कारण बताया क्यों माइक्रोमीटर स्क्रू कहा जाता है। कुछ प्रीफिक्सेस होती हैं, मैं उसका टेबल आपको दे दूंगा जिससे आप याद कर पाएंगे। नैनो, माइक्रो, पीको, फेमटो, ये सब जो है ये वैल्यूज होती हैं इनकी कुछ सर्टेन। तो 10 की पावर -6 को माइक्रो कहा जाता है। ठीक है, किसी भी चीज में माइक्रो। अब लेंथ है तो मीटर है इसलिए। ठीक है, केजी के साथ लगा दोगे, ग्राम के साथ तो माइक्रोग्राम बन जाएगा। 10 की पावर -6 ग्राम इज माइक्रोग्राम। इस तरह से इट्स अ प्रीफिक्स। ठीक है जी, तो ये तो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब इससे हम कोई भी रीडिंग कैसे ले सकते हैं, हमें वो सीखना है। हाँ जी, आप इसको जितनी बार भी रोटेट करेंगे ये उतने ही आपके पास mm बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी रीडिंग हम कैसे लेते हैं वो देखना है। सपोज मैंने क्या किया, मैंने ये जो है स्टड और इसके बीच में किसी भी डिवाइस को, किसी भी चीज को इसके बीच में फंसा दिया। एनीथिंग, आई कैन पुट इन एनीथिंग। सपोज मैं एक ये मार्कर रख देता हूं यहाँ पर, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ये अब मुझे इसकी थिकनेस पता लगानी है, तो मैं इसको पकड़ के जब बंद करूंगा, देखो ध्यान से सुनना आप, ये आवाज आई क्लिक, ये यहां से, क्योंकि यहां से तो मैं जितनी ताकत उतना ज्यादा दबा सकता हूं, तो यहां से पिच जाएगा ये। अगर मैं इसको यहां से मोड़ना चाहूंगा तो देखो ये मैं इसको पिचा दिया, मैंने इतनी ताकत लगाई, ये देखो दिख रहा है पिचता हुआ, ये देखो पिच गया यहां से, है ना। तो ये यहां से नहीं बंद करना होता हमको, क्योंकि इसमें तो फिर मैं ताकतवर हूं, तो मैं इसको तो बिल्कुल ही पिचा दूंगा, तोड़ दूंगा इस पेन को मैं। तो मुझे अपनी ताकत नहीं आजमानी इसमें, मुझे इसका एक फिक्स्ड वैल्यू तक इसको टाइट करना है। उसी के लिए ये जो यहाँ पर रैचेट ये जो है, ये इसका काम क्या होता है, जैसे आपकी साइकिल में होता है ना, जब आप पैडल मारते हो, ध्यान रखो, जब आप पैडल मारते हो साइकिल में और पैडल रोक लेते हो तो कट 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 की आवाज आती है, पैडल जबरदस्ती आगे नहीं चलते। उसी तरह का एक प्रिंसिपल यहाँ भी, उसी तरह की डिवाइस यहाँ होती है। इसमें जब ये टाइट हो जाता है तो उसके बाद आप यहाँ से पकड़ के जब भी घुमाते रहो, ये खुद आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन ये उससे आगे टाइट नहीं होगा, यानी इसके टाइट होने की सीमा आ गई। गॉट इट? तो इसको बोलते हैं रैचेट। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर इसको डिवाइस को रखा, इसको, और ये देखो अब ये टाइट हो गया। ठीक है, अब ऐसा करने पर मुझे यहां पर लीनियर स्केल पे नंबर ऑफ डिविजन्स दिखेंगे। इस सिलेंडर के, जो सर्कुलर सिलेंडर होता है, इससे पहले जो मुझे साफ साफ दिख रहा हो वो मेरा मेन स्केल रीडिंग या हेड स्केल रीडिंग, पिच स्केल रीडिंग होती है। ठीक है, ये समझना है हमको। तो देखो क्या होता है इसमें कॉन्सेप्ट। मान लीजिए ये हमारा हॉलो वाला सिलेंडर था,
मैंने यहां पर किसी भी एक तार को रखा, एनी वायर। सबसे पहले इसमें हम कुछ एरर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, अभी मैं वो बताऊंगा वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या किया, अभी हम मान करके चल रहे हैं कि कोई एरर नहीं है इस इंस्ट्रूमेंट में। यह है 0 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर आप नोटिस करो, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, इसमें जहां तक मुझे क्लियर नंबर दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है यहां तक, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इसके बाद भी कुछ है गैप, ठीक है। तो इस वाले गैप को मैं बोलता हूं x, इस वाले गैप को मैं बोलता हूं y। तो मुझे पता है मेरी ये जो रीडिंग आनी है, या जो डायमीटर, जो भी तार का डायमीटर होगा, वो x प्लस y के बराबर होगा। x वो वाला हिस्सा है जो साफ साफ नजर आ रहा है, y वो वाला हिस्सा है जो पीछे छुपा हुआ है, कुछ थोड़ा सा है, बस पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं, ठीक है। तो आपको कंप्लीट जितने भी लाइंस दिख रहे हो वो आपका x होगा, इनकम्प्लीट वाला पोर्शन आप y मान लोगे, ठीक है। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व किया जाता है बताता हूं, बहुत सिंपल है। देखो इनमें से एक डंडी ये जो थी ये 1 mm की है, तो मेरे पास कितनी दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई, 7, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू है ये हम कैसे पता लगाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो रीडिंग्स आप यहां पर देख रहे होगे, ऐसे यहां पर आपको स्केल पर कुछ रीडिंग्स बनी हुई दिखेंगी, ऐसे, ठीक है। अब स्केल के सामने, इस लाइन के सामने, जो ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली, इसके सामने ये जो वैल्यू नजर आ रही है, दिस वन, ये आपकी y की वैल्यू है, ठीक है। अब मान लो सपोज यहां पर लिखा है 31, लेट अस से यहां पर क्या लिखा है, 31 लिखा है, सपोज 31 की वैल्यू है ये, ठीक है। तो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो y की जो वैल्यू होती है वो है 31 इंटू लीस्ट काउंट कितना था, कितना मिलीमीटर लिया था मैंने इसका, 0.01 इंटू लीस्ट काउंट से आप इसको मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू निकल जाती है, ठीक। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 0.01 से 0.31, तो 7.31 मिलीमीटर विल बी योर आंसर। तो जो डायमीटर है उसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। ये इसका मेन फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, मेन स्केल रीडिंग यानी ये वाली रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि फिलहाल ये माइक्रोमीटर स्क्रू की रीडिंग हमें क्या दिखा रही है, जल्दी से बताओ अपने आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया सबने, 5.33। देखो कैसे,
हमारे पास जो MSR आया, मेन स्केल रीडिंग, वो ये होती है जो क्लियर क्लियर दिख रही है। तो मुझे दिख रहा है कि जो MSR है वो सीधा सीधा 5 के बराबर है, दिख रहा है मुझे। और मुझे ये भी दिख रहा है ये है 30, 31, 32, 33, दिस इज 33। तो मेरे पास जो CSR है वो है 33। मैं मिलीमीटर वाला यूज कर रहा हूं, याद रखना ये। तो मैं लीस्ट काउंट मिलीमीटर वाला लूंगा। फिर से वही चीज याद रखनी है क्या, कि जो यूनिट्स होती हैं MSR और लीस्ट काउंट की वो सेम होती है। तो जो फॉर्मूला आएगा डायमीटर का वो आएगा 5 प्लस 33 इंटू 0.01। तो आंसर विल बी 5 प्लस 0.33, दैट इज 5.33 मिलीमीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि हम 100% श्योर हो जाएं कि आपको अच्छे समझ में आ गया है। फिर हम लोग चलेंगे इसमें एरर्स का कॉन्सेप्ट सीखने, कि इसमें एरर्स भी जो होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। जल्दी से बताओ। वेरी गुड, अरे वाह, बहुत तेज, शाबाश, एकदम अच्छे समझ में आ गया सबको। वेरी गुड बच्चों। देखो अब यहां पर MSR ये है हमारे पास, दिस इज आवर MSR। ये जो वैल्यू आ रही है दिस इज आवर MSR, और ये जो रीडिंग आ रही है यहाँ पर ये हमारा CSR है। ठीक है, तो अब जो MSR हमको दिख रहा है साफ साफ, मेन स्केल की रीडिंग, वो हमको दिख रही है कितनी, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और जो CSR हमको नजर में आ रहा है कितना है, वो 52। तो ये 9 mm है। तो मेरे पास जो डायमीटर हो जाएगा उसका फॉर्मूला होता है MSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 0.52, दैट इज 9.52 मिलीमीटर। तो आपका आंसर बिल्कुल सही आया। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया यहाँ तक कि माइक्रोमीटर स्क्रू इस्तेमाल, ये जो स्क्रू गेज है कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि कितना आसान है। बस दिक्कत पता है क्या आती है? दिक्कत आती है एक, वो ये है कि इसकी ये जो वैल्यूज हैं, अगर मैं फोकस कर पाया, यहाँ पर कोशिश करूंगा कि मैं इसको फोकस कर पाऊं कैमरे में, क्योंकि ये बहुत एक्चुअली में मैक्रो कैमरा नहीं है ना मेरे पास। ये एक्चुअली में अगर आप देखो तो ये बहुत बारीक वैल्यूज है। देखो दीज आर एक्सट्रीमली फाइन वैल्यूज। तो इनको जो पढ़ पाना होता है ना, उसमें थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ता है। ये इसमें गड़बड़ हो जाती है पढ़ते हुए। कारण ये है कि ये बहुत ही ज्यादा जो होता है बारीक बारीक होती है, बहुत ज्यादा बारीक। ठीक है, तो ये बहुत इसलिए पढ़ पाना मुश्किल होता है। तो अगर आप इसका लीस्ट काउंट से कुछ समझो, अगर हम इसके लीस्ट काउंट को यहां लिखें, जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 मिलीमीटर, यानी मैं 1/100th ऑफ अ मिलीमीटर की बात कर रहा हूं। तो ये जो एक स्क्रू गेज होता है ये 1 मिलीमीटर के 100 हिस्से बना सकता है, और उनमें से एक हिस्से को सही पढ़ सकता है। जो हमारा वर्नियर कैलिपर था, याद करो कल हमने वर्नियर कैलिपर के लिए उसके लिए जो पढ़ा था, उसका जो लीस्ट काउंट था वो था 0.1 mm, यानी 1/10 mm। वो क्या करता था, वो 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से बना सकता था, ये 100। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है, तो आपका जवाब क्या होगा? माइक पे बताओ।
टेल मी योर आंसर। आस्था, आंसर बोल जल्दी से। सर स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, क्यों ऐसा होगा? सर जब हम अपने आंसर को राउंड ऑफ करेंगे तो ज्यादा एक्यूरेट स्क्रू गेज से आएगा। करेक्ट, क्योंकि हमारे पास इसमें जो 1 मिलीमीटर की ये 100 हिस्से बना सकता है, तो ऑब्वियसली बात है ये ज्यादा एक्यूरेटली उसको नाप सकता है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों में से ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा है? ज्यादा प्रिसाइज है स्क्रू गेज। इसीलिए अब मान लो आपको पेपर की थिकनेस पता लगानी, कैसे करोगे भाई पेपर की थिकनेस? अब एक पेपर तो बहुत ही पतला हो जाता है, स्क्रू गेज के लिए भी पतला हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? हम 20 पेपर को एक साथ रखेंगे, काउंट करके 20 पेपर ऐसे थूक लगा लगा के काउंट कर लिया, ठीक है, जैसे नोट गिनते हैं। फिर उसके बाद उस पर स्क्रू गेज लगा करके और टाइट कर लिया। तो 20 पेपर की थिकनेस हम इस तरह से निकाल करके उसको 20 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एक पेपर की मोटाई तक आप इससे निकाल सकते हो। तो ये बहुत फाइन वैल्यूज को भी सही से नाप करके आपको बता सकता है। इसलिए मेटल की शीट्स की मोटाई, तारों की मोटाई, जो तार होती हैं मेटल की, उन सब की मोटाई इसी इंस्ट्रूमेंट से नापी जाती है। ठीक है, तो यहां तक तो था इसका इस्तेमाल, इसको रीड कैसे करते हैं। अब इसमें एक चीज खास थी कि मैंने ये मान करके चला कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर, कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ ना हो। क्या होता है, कई बार जब हम अपने स्क्रू गेज को बिल्कुल बंद करते हैं, कंप्लीटली क्लोज जब हम उसे कर लेते हैं, तो भी हम एक दिक्कत सी पाते हैं उसमें। कुछ इस प्रकार की वो दिक्कत उसमें ऑब्टेन होती है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो क्या दिक्कत होती है। ये मतलब मेरा स्क्रू गेज बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद, पूरी तरह से ऐसे जुड़े हुए हैं उसके स्टड्स जो है, लेकिन तब भी ये जीरो इस वाली लाइन के सामने नहीं है और ये गैप थोड़ा सा खुला रह जाता है। यहाँ पर बहुत बारीक सा होता है, ये ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा एक्चुअली में, यहाँ पर बना होगा ये ऐसे, जीरो यहाँ दिखा होगा। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि ये जीरो जो है ये इधर है यहाँ पर, जबकि इसे होना कहां था, ये था यहाँ पर, इसके सामने होना चाहिए था, तो ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ ऐसा सा हमको नजर आ रहा होता है, तब इस तरह से। तो जीरो यहां पर है जबकि इसे होना यहां पर चाहिए था, तो जीरो इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, इस तरह के एरर को हम कहते हैं जीरो एरर। क्या बोलते हैं इसको? जीरो एरर। ये वो एरर है जो जीरो के अपनी जगह से शिफ्ट होने की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? जीरो के अपने शिफ्ट होने की वजह से होता है। इसको हम कहते हैं जीरो एरर। क्या कहते हैं इसको? जीरो एरर। ठीक है, अब ये दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। इसको कैसे पता लगाया जाता है, उसके लिए हम अपने स्क्रू गेज को ऐसे रख देते हैं वर्टिकल, ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं बिल्कुल। ये क्लिक की आवाज आई, बंद हो गया। और अब हम देखते हैं कि हमारा जीरो उस हॉरिजॉन्टल लाइन से इधर की तरफ है, लेफ्ट है या राइट है। ठीक है, तो हमें क्या नजर आएगा? हमें कुछ ऐसा सा नजर आएगा। हमने इसको ऐसे रखा,
से, ठीक है। हमको नजर आएगा ये है हमारी लाइन, ये एक्चुअल 0 जो था उसका, ये 0 सपोज यहां शिफ्ट है इस तरह से, ठीक है। तो अब नोटिस करो 0 को होना चाहिए था यहां पर और 0 है यहां पर, यानी ये राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है। किसकी तरफ शिफ्ट हुआ है? ये राइट की तरफ, ठीक। एक दूसरा केस और पॉसिबल है इसमें, भाई किसी को लेनी है सब्जी? बच्चों सब्जी लेनी तो बताओ, मैं रोक दूं। तो देखो 0 को होना चाहिए था यहां पर, 0 है यहां पर, तो 0 इधर की तरफ शिफ्ट हुआ है, ठीक है। यही दो फिगर्स हैं, ये वाली फिगर, ये सेकंड वाली है, ये वाली फिगर, ये वाली है, ठीक है। दिस इज योर 95, ठीक है जी। तो अब ये दोनों केसेस में दो तरह के एरर्स होते हैं। तो देखो बेसिकली क्या है, अगर मैं अपने स्केल को, अब इसको हम एक स्केल से समझते हैं, देखो बड़ा आसान है इसको समझना। मान लो ये मेरे पास एक स्केल है, क्योंकि इससे आपको समझ में आना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ये काम आप कर चुके हैं, एक्चुअल में कर चुके हैं ये वाला काम आप। 0 ये मेरे पास एक स्केल है, ठीक है। अगर मैं यहां से यहां तक एक लाइन नापता हूं, ठीक है, देखो एक लाइन यहां पर है और ये एक लाइन इसके सामने है, ये है। तो आप क्या कहोगे, इसकी चौड़ाई कितनी है? 5, 6, 7। तो आप कहोगे इसकी चौड़ाई है 7 मिलीमीटर, ठीक है। अब क्या किया, कई बार हुआ है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा, या आपके पास स्केल नहीं था, आपके दोस्त ने स्केल दिया, टूटा हुआ स्केल, और आपको उसमें डायग्राम बनाना था, ज्योमेट्री के कंस्ट्रक्शन करने थे। तो क्या करते थे, उस टूटे हुए स्केल में आगे पीछे सेट करके, अगर मान लो वो 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा होता था, तो अगर आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी होती थी, अब 2 से लेके 7 सेंटीमीटर तक लाइन खींचते थे, वो 5 सेंटीमीटर आती थी एग्जैक्टली। मानोगे नहीं मानोगे, बात होती थी, होती थी। यही सेम कॉन्सेप्ट यहां भी हो रहा है। देखो क्या होगा, मान लो मेरा स्केल टूटा हुआ था, मेरा स्केल जो था वो टूटा हुआ है। अब देखो हम टूटे हुए स्केल को यहाँ, ये मेरा स्केल टूटा हुआ है यहाँ, ठीक है। और जो मेरे को पहली लाइन यहाँ पर गिवन है, ये ऐसे गिवन है, ऐसे गिवन है, मेरा स्केल टूटा हुआ है, ठीक है जी। अब अगर मैं इसी लाइन को ड्रॉ करूं, यहां पर सेम वही लाइन देखो, बिल्कुल सेम वही लाइन है, ठीक है, ठीक। तो अब आपकी रीडिंग कितनी आ रही है, 1 के आगे 1 2 3 4 कितनी आ रही है, हमें कितनी दिख रही है, 1.4 सेंटीमीटर या 14 मिलीमीटर। कितनी दिख रही है हमें, 14 मिलीमीटर। तो क्या ये लाइन 14 मिलीमीटर की हो गई, अगर हम ऐसे नाप रहे हैं तो? बोलो माइक पे बताओ, क्या ये लाइन 14 मिलीमीटर हो गई ऐसा करने पर? डिवाइडेड बाय 2। ये 14 मिलीमीटर नहीं हुई, डिवाइड बाय 2 नहीं होगा इसमें। ध्यान से देखो, हमारा स्केल अब 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा था, हमारा स्केल स्टार्ट हो रहा था, देखो ये 1 है, 0.9, 0.7, 0.8, 0.7,
0.7 से, यानी 7 मिलीमीटर से स्टार्ट हो रहा था मेरा स्केल। मेरा स्केल कितने से स्टार्ट हो रहा था? 7 मिलीमीटर से। और ये वाली रीडिंग कितने मिलीमीटर की है? 14 मिलीमीटर। तो अब मैं असली लेंथ कैसे निकालूंगा? पहला पॉइंट था 7 मिलीमीटर, दूसरा पॉइंट था 14 मिलीमीटर। तो जो मेरी ट्रू लेंथ आएगी वो आएगी 14 माइनस 7, कितना? 7 मिलीमीटर। ये जो मैंने अभी किया यही तो जीरो एरर है। देखो यहां भी जीरो सरका हुआ है कि नहीं है? जीरो इधर की तरफ सरक गया, तो उससे क्या हो गया? मैं एक्स्ट्रा लेंथ नाप रहा हूं। और अगर मान लो ये स्केल पीछे से शुरू हो जाता, नेगेटिव से शुरू हो जाता, तो मैं कम लेंथ नापता। यही सेम केस यहां भी हो रहा है। देखो ध्यान से, हमारा जीरो इधर की तरफ शिफ्ट हो गया था, इधर की तरफ, तो मैं ज्यादा लेंथ नाप रहा था। यही केस इधर हो रहा नहीं हो रहा? देखो जीरो इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, ये वाला जीरो देखो इधर शिफ्ट, तो मैं ज्यादा लेंथ नाप रहा हूं। इसी को कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव जीरो एरर। यानी अगर मेरा जीरो, जब मैं स्क्रू गेज को इस तरह से खड़ा कर दूं, ऐसे यहां पर, ऐसे करने पर अगर मेरा जीरो मुझे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा है, ऐसे सामने रखने पर मुझे मेरा जीरो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा है, तो कौन सा एरर है मेरे लिए? पॉजिटिव जीरो एरर। यानी जीरो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर चला जाता है। ये वाला केस ये पॉजिटिव का है, जब जीरो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हो जाए। और अगर जीरो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे चला जाए तो इसको बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। गॉट इट? तो इसको बोलते हैं जीरो एरर। ठीक, तो अब ये जो जीरो एरर का कॉन्सेप्ट है, ये जीरो एरर हम एक्चुअली में करेक्ट कैसे करते हैं? हाउ टू करेक्ट रीडिंग कैसे निकाली जाती है? करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला होता है, जो हमने रीडिंग ली अभी, ऑब्जर्वेशन, उसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्व्ड रीडिंग, माइनस जीरो एरर। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव जीरो एरर है तो प्लस से यहां पे लिखा जाएगा, माइनस प्लस माइनस जीरो एरर, क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखो अगर पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो ऑब्जर्वेशन में से माइनस करना पड़ेगा, जैसे यहां पर हमने किया था। ये पॉजिटिव जीरो एरर का केस था, तो मुझे इसको 7 को क्या करना पड़ा था? माइनस। ठीक, और अगर नेगेटिव जीरो एरर होगा तो माइनस और माइनस मिलकर के क्या बन जाएंगे? प्लस, क्योंकि वो तब कम नापता है। गॉट इट? तो एक्चुअल रीडिंग से हमारी वैल्यू कम आएगी, तो हमें उसमें उतना ऐड करके सही रीडिंग बनानी पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं जीरो एरर। दिस इज कॉल्ड द जीरो एरर ऑफ अ स्क्रू गेज। ठीक है, तो हमने एक एरर पढ़ा स्क्रू गेज का, उसे बोलते हैं जीरो एरर। ये एक्चुअली में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और एरर होता है, एडिशनल मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि ये वाइवा के क्वेश्चन में हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए। इनकेस कभी हो सकता है कि हो सकता है वाइवा में टीचर पूछ ले आपसे। ठीक है, उस एरर को बोलते हैं बैकलैश एरर। ये बैकलैश एरर क्या है इसको भी समझा देता हूं मैं। अभी बैकलैश एरर क्या है ये समझना है। देखो जो बैकलैश एरर क्या होता है, कभी कभी ये जो स्क्रू होता है, जो हमारे पास ये जो स्क्रू स्पिंडल जो था, इसके जो थ्रेड्स होते हैं कंटिन्यूअसली यूज करने की वजह से इनके जो गैप्स होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। ये नोटिस करोगे, इनमें ये जो गैप है, ये डिस्टेंस, ये सेम नहीं रहा। द डिस्टेंस चेंजेस, ये चेंज हो जाता है।
घिस करके इसके थ्रेड्स घिस जाते हैं। तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है, आप उसे घुमाओगे भी तब भी वो ऊपर का सिलेंडर घूम रहा है, अंदर का स्क्रू नहीं घूम पा रहा, क्योंकि यहां से वो पेच खराब हो गए। या कई बार क्या होगा, आप घुमाओगे वो कहीं पर ज्यादा घूम रहा है, कहीं पर कम आगे पीछे मूव हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में कहीं पर घिसावट आ गई, कहीं से थ्रेड्स खराब हो गए। तो इसकी वजह से जो एरर इंट्रोड्यूस होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन द स्क्रूज, जो स्क्रू के थ्रेड्स होते हैं उसमें खराबी की वजह से, उसमें डिफेक्ट की वजह से, हो सकता है वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, या हो सकता है समय के साथ इस्तेमाल करने की वजह से। भाई पेच तो घिसी जाते हैं, हम नॉर्मली क्या करते हैं, आपने पेच लगाया दीवार में, छोड़ दिया, आप उसे बार बार खोलोगे बंद थोड़ी करोगे, खोलोगे बंद करोगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली मेटल की वजह से, मेटल पे मेटल चल रहा है, तो अल्टीमेटली वो एब्रेजन की वजह से, घिसने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से खराब होने लग जाते हैं। और उसकी वजह से जो एरर इंट्रोड्यूस होता है, उसी एरर को हम नाम देते हैं बैकलैश एरर। ठीक है, ये एडिशनल वाइवा के लिए आपको मैंने बता दिया कि इसमें दो एरर पॉसिबल होते हैं, एक होता है आपका जीरो एरर, एक होता है बैकलैश एरर। ठीक है, जीरो एरर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। फॉर्मूला होता है ऑब्जर्वेशन माइनस प्लस माइनस जीरो एरर। पॉजिटिव एरर माइनस हो जाता है, नेगेटिव एरर ऐड हो जाता है। करेक्ट? तो ये हमारा था स्क्रू गेज। इस तरह से हम स्क्रू गेज से रीडिंग लेंगे। ये सब प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हमने किया है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस या आपके कंपटीशन में इसका एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए हमने ये इतना डिटेल में कर लिया, ताकि अगर कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आपके लिए आए तो आपको ये ना लगे कि यार ये तो हमें सर ने पढ़ाया ही नहीं था। सर अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके आपको सारे टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो पाए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे से करते हैं। इसलिए अपने नोट्स रेगुलर बनाते चलें, क्योंकि आप किताब उठाएंगे तो किताब में इतना एक्सपेंस में, इतना डिटेल में नहीं पाएंगे ये टॉपिक्स। आप किताब उठा के देख लीजिए, अगर आपके पास पुराने भाई बहन वगैरह की कोई किताब पड़ी है तो आप पाएंगे कि उसमें इतनी डिटेल्स नहीं है।